नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी अभी आई और ये थोड़ी डराने वाली खबर है। भारत में कोरोना वायरस से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी अभी हेल्थ मिनिस्ट्री से जो डेटा आया उसके मुताबिक 603 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक कुल 18,985 मामले आ चुके हैं और आंकड़े बहुत खतरनाक हैं। इस वक्त जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है। युद्ध निर्णायक मोड़ पर है, लेकिन सुकून बात सिर्फ इस बात का है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत, हिंदुस्तान के सभी संसाधन इस लड़ाई में झोंक दिए हैं। किस स्तर पर यह लड़ाई चल रही है, कुछ बातें डेटा के साथ मैं आपको दिखाता हूं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि लॉकडाउन में रहना क्यों जरूरी है, ताकि आपकी जान बचाने के लिए पूरी सेना मैदान में डटी रहे। 1,24,85,659 ये सिर्फ आंकड़ा भर नहीं है, ये आंकड़े प्रधानमंत्री मोदी की उस सेना के हैं जो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए फ्रंट लाइन पर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर अस्पताल के अंदर भी और बाहर भी 24/7। आप सोच रहे होंगे कि इसे हम क्यों बता रहे हैं, इन आंकड़ों को दिखाने का मकसद क्या है। इसे समझना है तो फरीदाबाद से आई इस तस्वीर को देखिए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फरीदाबाद के सेक्टर 62 का आशियाना फ्लैट के बाहर का मंजर है। मारपीट पर उतारू हैं ये लोग, गाली गलौज कर रहे हैं और निशाना बन रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम और आशा वर्कर। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि ये लोग कोरोना का सर्वे करने के लिए निकले थे, लेकिन लोग कोरोना की जांच के नाम पर ही भड़क गए और जो हुआ उसकी कहानी ये तस्वीर खुद कह रही है। आशा वर्कर रेखा शर्मा अस्पताल के बेड पर पड़ी हैं। मैं आशा वर्कर रेखा शर्मा हूँ। सेक्टर 62 आशियाने में सर्वे करने आई थी। कुछ लोगों ने सर्वे करवाने से मना करा। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को बुलाया कि सर सर्वे के लिए मना कर रहे हैं। सर आए थे मेरे मेडिकल ऑफिसर, फिर उन्होंने एसएसबी सर्वे क्यों नहीं करा रहे, वो उल्टे सीधे बोलने लगे। फिर पुलिस को फोन करा मेरे सीनियर ऑफिसर ने कि सर कोऑपरेट नहीं कर रही। बस ये पूछा था मैंने कि जमात से कोई बंदा तो नहीं आया या कोई बाहर से आया हो बंदा तो नहीं है। उन्होंने फिर धक्का मारा मुझे। फिर उसके बाद जब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों पर हाथापाई करी। फिर उसके बाद मेरे डंडे मारे, मेरे पैर में, मेडिकल में सब कुछ आ सका। सुना आपने, जमात का नाम लिया तो बुखार चढ़ गया और सर्वे से मना कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस को सूचना दी गई तो आरोपियों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, पुलिस के साथ भी मारपीट की। आगे क्या हुआ जरा वो भी सुन लीजिए, तब पता चलेगा कि कोरोना की लड़ाई में कितनी चुनौतियां हैं। 50-60 आशियाने के जितने मुसलमान थे सारे एक हो गया कि जमात के नाम पे कि मैडम को इसको हम बताते हैं, ये बहुत सर्वे करने आती है जी। तो और पुलिसकर्मी पहुंचे उनके साथ? पुलिसकर्मी हाँ, उनको भी दो तीन थे, उनको भी मार, सब इकट्ठे छपट गए थे उनको भी। मेरे को तो उन लोगों ने उठाया तो मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मेरे मामले सारे थे, सारे मामले एक हो गए सर। कम से कम 500 आदमी इकट्ठे हो गए थे आज। आशा वर्कर रेखा शर्मा 1,24,85,659 कोरोना वॉरियर्स का एक हिस्सा है जिनके साथ मारपीट हुई है। ये अपने लिए नहीं गए थे, ये कोरोना से बचाने के लिए गए थे, लेकिन उनको मिला क्या? तस्वीरें खुद सुना रही हैं। और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ हो रही बदसलूकी की ऐसी तस्वीरों से प्रधानमंत्री चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री ने आज गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ऐसे मामलों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा। हेल्थ मिनिस्टर को डॉक्टरों से बात करने को कहा, जल्द ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने और क्या कहा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर जयंत घोषाल से सुनते हैं। डॉक्टरों के ऊपर हिंसा हो रही है और ये हिंसा क्यों हो रहा है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किए हैं अपने चिंता, और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये हिंसा बंद हो। तो इसीलिए अमित शाह जी से तो बात हुआ है और अमित शाह जी ने, ये स्टेट का इशू है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, अमित शाह जी ने एक्शन लिए हैं और हेल्थ मिनिस्टर से भी प्रधानमंत्री जी ने बात किए हैं क्योंकि ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं डॉक्टरों ने। तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये हिंसा बंद हो। अगर जरूरत पड़े प्रधानमंत्री जी डॉक्टरों के जो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी देश में उनके साथ बात कर सकते हैं, जैसे इसके पहले स्पिरिचुअल गुरु से बात किए हैं, मीडिया हेड से बात किए हैं, वैसे
डॉक्टरों के साथ भी एक प्लानिंग चल रहा है, प्रधानमंत्री जी चाहे तो बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की चिंता यूं ही नहीं है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के हाथों में 130 करोड़ की जिंदगी की डोर है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो ये डोर टूट जाएगी और हालात कितने भयावह होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो लोग टेस्ट कराने का विरोध कर रहे हैं और मरने मारने पर उतारू हैं, उनको ये समझना बेहद जरूरी है कि ये लोग किन हालात में कैसे कोरोना जैसे वायरस से लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स कितने हैं। 9,27,000 MBBS डॉक्टर, 1,53,656 रेजिडेंट डॉक्टर, 17,48,363 नर्स, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स अस्पताल के अंदर पीपीई सूट पहनकर घर वालों से दूर कोरोना मरीजों के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। सिर्फ एक ही मकसद है, कोरोना से बचाना है। यह लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है जरा उसे भी समझ लीजिए। पिछले 28 दिन से फ्रंट लाइन के ये 30 लाख कोरोना वॉरियर्स 24/7 672 घंटों से अस्पताल के भीतर हैं। सिर्फ आपकी जिंदगी कोरोना से बचाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इन फरिश्तों को भी कुछ लोग अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। एक आंकड़ा और देख लीजिए, तब समझ आएगा कि ये लोग हमारे आपके लिए क्या कुछ कुर्बान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की चिंता यूं ही नहीं है, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के हाथों में 130 करोड़ की जिंदगी की डोर है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो ये डोर टूट जाएगी और हालात कितने भयावह होंगे उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो लोग टेस्ट कराने का विरोध कर रहे हैं और मरने मारने पर उतारू हैं, उनको ये समझना बेहद जरूरी है कि ये लोग किन हालात में कैसे कोरोना जैसे वायरस से लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स कितने हैं। 9,27,000 MBBS डॉक्टर, 1,53,656 रेजिडेंट डॉक्टर, 17,48,363 नर्स, सीनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स अस्पताल के अंदर पीपीई सूट पहनकर घर वालों से दूर कोरोना मरीजों के साथ डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं। सिर्फ एक ही मकसद है, कोरोना से बचाना है। यह लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है जरा उसे भी समझ लीजिए। पिछले 28 दिन से फ्रंट लाइन के ये 30 लाख कोरोना वॉरियर्स 24/7 672 घंटों से अस्पताल के भीतर हैं। सिर्फ आपकी जिंदगी कोरोना से बचाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इन फरिश्तों को भी कुछ लोग अपना दुश्मन समझ बैठे हैं। एक आंकड़ा और देख लीजिए, तब समझ आएगा कि ये लोग हमारे आपके लिए क्या कुछ कुर्बान कर रहे हैं। अहमदाबाद 15 से अधिक डॉक्टर नर्स संक्रमित, दिल्ली 10 से अधिक डॉक्टर 12 से अधिक नर्स, मुंबई 100 से ज्यादा डॉक्टर नर्स, यूपी 10 से ज्यादा डॉक्टर नर्स, एमपी 100 से ज्यादा डॉक्टर नर्स संक्रमित हैं। देश भर में 10 से ज्यादा डॉक्टर नर्स की मौत हो चुकी है। मोदी सेना के ये फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जो कोरोना की लड़ाई में खुद संक्रमित हो गए हैं। डॉक्टर और नर्स अस्पताल के अंदर मोर्चा संभाले हैं, तो बाहर की लड़ाई फरीदाबाद में रेखा शर्मा जैसे आशा वर्कर लड़ रही हैं, जिन पर आज हमला हुआ है। इन्हें तो पता भी नहीं है कि अदृश्य दुश्मन कहां छिपा है। मोदी सेना में करीब 10,07,045 आशा वर्कर, 25,43,113 आंगनबाड़ी वर्कर, 1,97,518 बाहर के हेल्थ वर्कर, जो देश में कोरोना की एंट्री के बाद लगातार फील्ड में वायरस और संक्रमित दोनों से टक्कर ले रहे हैं। इसके अलावा भी कोरोना वॉरियर्स की बड़ी फौज है जो कोरोना को हराने के लिए मोर्चे पर डटी है, जिसमें 2,17,000 डेंटिस्ट, 11,25,222 फार्मासिस्ट, 8,32,445 आयुष। ये लोग भी कोरोना की जंग में अड़े हैं, खड़े हैं। इसके अलावा एनएसएस, एनसीसी, ग्राम पंचायत, ग्राम रोजगार सेवक सभी कोरोना की महामारी के इस युद्ध काल में योद्धा बने हुए हैं। सबका एक ही लक्ष्य है, कोरोना से बचाना है, कोरोना को हिंदुस्तान से भगाना है। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है उसके बारे में आज किसी को वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक नई बात सामने आई। कोरोना के 69% मरीजों में इस बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं है। वो बीमार नहीं है और उनको फिलहाल कोई खतरा भी नहीं है, लेकिन वो कोरोना लेकर घूम रहे हैं और दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने आज टेस्टिंग का तरीका बदल दिया। रैपिड टेस्टिंग का ट्रायल हुआ और वो फेल हुआ तो उसे रोक दिया गया।
पता चला कि चाइनीज किट काम नहीं आई। रैपिड टेस्ट पर जितनी भी कंफ्यूजन है उन्हें दूर करने के लिए बस ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने आज एक सुपर अर्जेंट मीटिंग कॉल की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 2 लोग बुलाए गए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। प्रधानमंत्री ने बिना किसी लाग लपेट के पूछा, कोरोना टेस्टिंग फ्रंट पर क्या रिपोर्ट है। दरअसल राजस्थान से रैपिड टेस्ट किट की शिकायत आई थी। वहां की लैब में आरटी-पीसीआर टेस्ट किट और रैपिड टेस्ट किट के रिजल्ट में 95% तक की वेरिएशन आई थी। इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री सीरियस थे। प्रधानमंत्री के कहने पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईसीएमआर के साथ फॉलो अप मीटिंग की और उसी के बाद आईसीएमआर ने बड़ा फैसला किया। सारे स्टेट्स को यह सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे। रैपिड टेस्ट किट मोदी सरकार का टेस्टिंग फॉर्मूला था। इस टेस्टिंग फॉर्मूले का टेस्ट हुआ तो पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। अब 2 दिन बाद इसका फील्ड टेस्ट होगा। तब तक रैपिड टेस्ट किट पर रोक रहेगी। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। मास लेवल पर टेस्ट कराने के लिए रैपिड टेस्ट को रामबाण माना गया था। अब अगर फील्ड टेस्ट में भी इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो मोदी सरकार क्या करेगी। मुकाबला ऐसे दुश्मन से है जो नया है, सिर्फ 3.5 महीने पुराना है। कोरोना कितना चालाक है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के आंकड़ों को बारीकी से समझना होगा। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में कोरोना के 100 मरीजों में से 69% मरीजों में बीमारी के लक्षण या तो बिल्कुल नहीं थे या बहुत ही कम थे। सिर्फ 31% मरीजों में बुखार, सांस लेने में दिक्कत या फेफड़े में परेशानी के लक्षण थे। 69% एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट यानी बिना लक्षण वाले मरीजों में ही कोरोना से जीत और हार की चाबी छिपी हुई है। कैसे, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कोरोना पेशेंट ए अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो इसका मतलब यह है कि पेशेंट ए को बुखार नहीं आ रहा, उसे सांस लेने में भी परेशानी नहीं है, उसका एंटीबॉडी सिस्टम काम कर रहा है। पेशेंट ए जल्दी ठीक हो जाएगा, वायरस को हराने की उसकी संभावना ज्यादा है। पेशेंट ए को वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है और उसे आईसीयू में भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट करो, आइसोलेट करो, बीमारी के लक्षण हो तो इलाज करो, तबियत बिगड़ने से पहले मरीज को ठीक करो, ज्यादा तबियत बिगड़े तो वेंटिलेटर पर डालो। कोरोना फ्रंट पर लड़ रहे दुनिया भर के डॉक्टरों ने यही प्रोटोकॉल बनाया है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स यानी बिना लक्षण वाले मरीजों ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ये बीमार नहीं पड़ रहे, उनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा, इसलिए उनका टेस्ट भी नहीं हो रहा, फिर भी वो कोरोना के कैरियर हैं, यानी वो बीमारी फैला सकते हैं। जब हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। जितने अभी टेस्ट हुए हैं उनमें अगर आपने देखा तो सिम्प्टोमेटिक 31% है और जो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे उनकी संख्या 69% है। यहां उन फॉर्मूला को भी समझना होगा जिसकी थ्योरी WHO ने तैयार की है और जिसका प्रैक्टिकल आईसीएमआर कर रहा है। फॉर्मूला नंबर 1, सबके टेस्ट हों और जो भी कोरोना पॉजिटिव मिले उसे अलग करके इलाज करो। फॉर्मूला नंबर 2, जिनमें बीमारी के लक्षण हों सिर्फ उनके टेस्ट किए जाएं। और फॉर्मूला नंबर 3, हॉटस्पॉट में और क्लोज कॉन्टैक्ट वालों की गहन टेस्टिंग हो। फॉर्मूला नंबर 1 यानी ब्लैंकेट टेस्टिंग थ्योरी में तो ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। भारत में 130 करोड़ लोगों की जांच संभव नहीं है। हिंदुस्तान के पास इतने टेस्ट किट भी नहीं है। हिंदुस्तान के पास तो छोड़िए, पूरी दुनिया में 130 करोड़ टेस्ट किट नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोरोना की कंफर्म रिपोर्ट देने वाला नेजल टेस्ट हमारे देश के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। नेजल टेस्ट की मौजूदा लागत 4500 रुपए। सरकार बहुत सब्सिडी दे तो भी ये 500 रुपए से कम नहीं हो सकता। आईसीएमआर ने लक्षण वाले मरीजों और हॉटस्पॉट में क्लोज कांटेक्ट वाले मरीजों की टेस्टिंग को अप्रूव किया। इसके लिए अभी तक आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। रैपिड टेस्ट किट फेल हो जाने के बाद भारत फिर से सिर्फ आरटी-पीसीआर टेस्ट पर ही निर्भर हो गया है। कुछ केसेस में कोरोना आरटी-पीसीआर टेस्ट को भी फेल कर देता है। असल में किसी भी शरीर में एंट्री करने पर कोरोना अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। 5 दिन, 10 दिन, यहां तक कि 15-15 दिन तक कोरोना ट्रेस नहीं होता। यानी 130 करोड़ लोगों का एक साथ टेस्ट करने से भी काम नहीं चलने वाला। आज जो नेगेटिव दिख रहा है, कल वो पॉजिटिव हो सकता है। लक्षण नहीं दिखने पर सेल्फ क्वारंटीन ही उपाय है।
सेल्फ क्वारंटीन पीरियड में 5वें दिन और 14वें दिन टेस्ट करने का प्रोटोकॉल है। लगातार 2 टेस्ट निगेटिव आने पर ही किसी संदिग्ध मरीज को क्लियर किया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्मण रेखा या बाउंड्री लाइन में रहने की हिदायत दी थी। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए घर में ही रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री से लेकर के गांव के छोटे से नागरिक तक सबके लिए कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। वॉर अगेंस्ट कोरोना के इस फ्रंट पर मोदी 100/100 नंबरों में सही साबित हुए हैं, लेकिन सवाल बचा हुआ है कि आगे का रास्ता क्या है। मोदी सरकार का टेस्ट 3 शहरों में सबसे ज्यादा है। ये है मुंबई, दिल्ली और इंदौर। इन 3 शहरों में कोरोना काबू में आ गया तो समझिए कि हिंदुस्तान ने आधी जंग जीत ली। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार बड़े पैमाने पर टेस्ट करा रही है। प्रॉब्लम यह है कि यहां सबसे ज्यादा केस भी पॉजिटिव आ रहे हैं और मौत की गिनती रोकना भी कठिन होता जा रहा है। मुंबई में कोरोना आगे आगे भाग रहा है और सरकार पीछे पीछे चल रही है। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। ऐसे में जगह जगह पर पुलिस का बंदोबस्त है, लोगों को घरों से निकलने की मनाही है। उसके बावजूद देखिए किस तरह से लोग जब घरों से निकलते हैं तो पुलिस उन्हें पकड़ रही है, समझा रही है, लेकिन बावजूद उसके जो लोग नहीं मानते हैं उन्हें पुलिस रोक कर सजा भी दे रही है। एक शख्स देखिए जो बेवजह सड़क पर घूम रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोका, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या वो किसी ज़रूरी वजह से घर से जा रहे हैं, कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, लेकिन उसका सही जवाब नहीं दे पाए। इसलिए पुलिस ने उन्हें यहाँ पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाया। दिल्ली में कोरोना के कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना के मरीज भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लिए राहत की बात बस इतनी है कि यहाँ मौत के आंकड़े मुंबई जितनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहे। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली ने तालेबंदी ठीक से की है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब राष्ट्रपति भवन परिसर से भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उनके संपर्क में आने वाले 125 परिवारों को होम क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन परिसर में राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के आवास हैं और वो आवास इस गेट से, गेट नंबर 17 से उनकी एंट्री होती है। और एक बात और स्पष्ट करने की जरूरत है कि राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति कार्यालय जहां राष्ट्रपति रहते हैं और उनका ऑफिस है वो इस इलाके से दूर है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। पूरे यूपी में कोरोना के जितने नंबर हैं उतने सिर्फ इंदौर शहर में हैं। यूपी की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है, जबकि इंदौर की आबादी सिर्फ 32 लाख। इंदौर में दिल्ली से 2 गुने कंटेनमेंट जोन है, फिर भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। कोरोना के मामले में राज्यों ने कमोवेश वही प्रोटोकॉल अपनाया है जो केंद्र सरकार ने बताया है, लेकिन बंगाल अलग राह पर चल रहा है। लॉकडाउन तोड़ने की घटनाएं दूसरी जगहों पर हो रही हैं, लेकिन बंगाल में ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। इस बात की पक्की रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास आई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इन टीमों को अपने कार्यों में राज्य सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है, परंतु गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, ना ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आंकलन करने दिया जा रहा है। दिल्ली से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन और स्वास्थ्य कर्मियों की पर हो रहे हिंसा का जायजा लेने के लिए जो टीम आई है उनमें से एक टीम फिलहाल बीएसएफ के ईस्टर्न कमांड के जो हेडक्वार्टर है कोलकाता के गुरुसराय रोड में वहां पर ठहरी हुई है। यहां पर भीतर में रहने की जगह है और कल रात को यहीं पर टीम आकर रुकी थी और इसके बाद कल रात पर यहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सुबह अचानक ही पुलिस ने इस बीएसएफ के ऑफिस के दोनों तरफ जो मेन रास्ता है उस तरफ नाका चेकिंग बैठा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ कोई भी गाड़ी को भीतर घुसने नहीं दिया जा रहा है जब तक कि उसके पास वैलिड रीजन ना हो।
कोरोना से लड़ाई किसी एक फ्रंट पर नहीं चल रही, कई फ्रंट एक साथ खुले हैं। मोदी सरकार को हर फ्रंट पर इम्तिहान देना है और उसमें पास भी होना है। कोरोना काल में भी देश की अलग अलग मस्जिदों में जमातियों के छिपे होने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज में देश और विदेश के 30 जमातियों की मस्जिद से गिरफ्तारी हुई। इन जमातियों को एक प्रोफेसर ने छिपने में मदद की थी। जमात की ऐसी हरकतों से रमजान के महीने में कोरोना के फैलने का खतरा बहुत बढ़ गया है। आज जमातियों को छिपाने वालों को मौलानाओं की अपील सुननी चाहिए। ये वो मौलाना है जो 30 दिन पहले तक कोरोना को धर्म के एंगल से देखते थे, लेकिन अब इन्हीं मौलानाओं ने अपनी आंखों से धर्म का चश्मा उतार दिया है। सब लोग अपील कर रहे हैं देश के हर मुसलमान से। मौलाना नंबर 1, 5 वक्त का नमाजी, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, अब घर पर नमाज पढ़ने की अपील। दुनिया भर के ममालिक के लोग मस्जिदों को बंद करने की बात करते हैं। मौला हमारे हिंदुस्तान में भी मस्जिदें बंद करने की बात चल रही है। मौला हिंदुस्तान में कई मस्जिदें, हिंदुस्तान की ऐसी जहाँ जुमा की नमाज नहीं हुई मौला। हमारे शहर में बल्कि हमारे पूरे मुल्क में लॉकडाउन की कैफियत है और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है, मजहबी इजलास बंद है, मसाजिद में भी महदूद लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है। मौलाना नंबर 2, 5 वक्त का नमाजी, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, अब घर पर नमाज पढ़ने की अपील। बीमारी आती है तो भी अल्लाह की तरफ से आती है और जाना भी है तो अल्लाह ही की तरफ से जाती है। अब ये जो दवाएं हैं, ये दवाओं में असर भी अल्लाह की तरफ से होता है, जब भी तो वो बीमारी दफा होती। खुले तौर पर अल्लाह की इबादत करना मसाजिद में मुश्किल है, क्योंकि सारी दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान में भी ये वबा फैली हुई है और यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। मौलाना नंबर 3, 5 वक्त का नमाजी, पहले मस्जिद में नमाज पढ़ रहा, अब घर पर नमाज पढ़ने की अपील। इन्हीं चीजों को जहन में रखकर हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत भी इसका फायदा उठाएगी। आप चाहे कितना कहिए शाहीन बाग बनाकर बैठी, नहीं हमें नहीं डर, तुम्हारे सऊदीया में मस्जिदें खाली हो रही हैं, कुवैत में खाली हो रही हैं, ये कहकर खाली कराया जाएगा। इस कोरोना वायरस ने बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों की नींद हराम कर दी है और इस कोरोना वायरस ने हमारे प्यारे मुल्क भारत के अंदर भी प्रवेश कर दिया। मौलाना नंबर 4, 5 वक्त का नमाजी, पहले मुसलमानों को भड़काया, अब मुसलमानों को समझाया। इस मौके पर भी हमारी सरकारें अगर अपने पुराने बांटने वाले पॉलिटिकल एजेंडे पर अभी भी कायम हैं तो ये बहुत सख्त मजम्मत की आपसे भी कहता हूं कि बिला वजह हर वक्त इन पुलिस वालों को सिर्फ नफरत की निगाह से मत देखो। 20 दिन पहले तक तमाम मौलाना कोरोना वायरस में मजहब का एंगल खोज रहे थे, कोरोना को धर्म के तराजू पर तौल रहे थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 24 तारीख से रमजान है और इन मौलानाओं की अक्ल और आंख पर पड़ा धर्म का पर्दा उठ चुका है। इन मौलाना की अक्ल ठिकाने आ चुकी है कि कोरोना किसी धर्म, किसी जाति को देखकर अटैक नहीं करता। यही बात शहर शहर मौलाना पहुंचाने में जुटे हैं, क्योंकि देश के कुछ शहरों में मस्जिद में नमाज को लेकर टेंशन आई है। जो लोग रमजान के महीने में कोरोना के खतरे के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को मौलानाओं की बात को बहुत गौर से सुनना चाहिए। ये मौलाना 5 वक्त के नमाजी हैं और देश के भाईजान से अपील कर रहे हैं कि रमजान के महीने में घर के अंदर ही नमाज पढ़ें। आप मौलाना सैयद अनिमुल कादरी के 2 बयान सुनेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि मौलाना कादरी 30 दिन पहले तक मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन अब मौलाना की जुबान कोरोना की फाइट में राइट ट्रैक पर है। ये दिन है कि ऐसा लगता है अब तबाही इस कौम की करीब आ चुकी है, लेकिन मौला तू रहम कर, अल्लाह तू रहम कर, तू करम कर, फिर से मस्जिद नबवी को आबाद कर दे, फिर से मस्जिद हराम को आबाद कर दे, फिर से बुजुर्गों के आस्थानों को आबाद कर दे। मेरे अल्लाह, यकीनन
जो कुछ हमारे गुनाह है, हमारे पाप है, हमारी अय्याशी है, आवारगियां, अल्लाह माफ कर दे, बख्श। अल्लाह तुझे तौबा करने वाले बहुत पसंद है। अल्लाह हम सब तौबा करते हैं। मौला दुनिया भर के ममालिक के लोग मस्जिदों को बंद करने की बात करते हैं। मौला हमारे हिंदुस्तान में भी मस्जिदें बंद करने की बात चल रही है। मौला हिंदुस्तान में कई मस्जिदें, हिंदुस्तान की ऐसी जहाँ जुमा की नमाज नहीं हुई, मौला ये दिन आ गए हैं। मौला हमारी मदद फरमा। इफ्तार के वक्त जो है वो हम इफ्तारी ख़रीदने के लिए जो जाते हैं, कोशिश करें कि भीड़ में जाने से परहेज़ करें। जाने को ज़रूरी समझें तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी टेरिस पर या अपने घरों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं नमाज के लिए। तो बेहतर यही है कि आप अपने घर के लोगों के साथ ही बाजमात नमाज अदा करें, घर के लोगों के साथ भीड़ इकट्ठा न करें। और तरावी के लिए भी आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि तरावी में भी भीड़ इकट्ठा न करें जब तक कि हुकूमती सतह पर ये लॉकडाउन की पाबंदियां हैं, उस वक्त तक तरावी में भी भीड़ इकट्ठा न करें। ये है मौलाना नईमुद्दीन सिराजुल उलेमा एकेडमी के चेयरमैन और इस्लाम के बड़े जानकार हैं। मौलाना नईमुद्दीन चंद दिनों पहले तक अपनी तकरीरों में, अपने बयानों में यही दोहराते रहे कि इस्लाम को मानने वाला कोरोना प्रूफ है, अल्लाह का नाम लेने वालों को कोरोना नहीं होगा। लेकिन अब मौलाना ने रमजान से ठीक पहले देश के मुसलमानों से अपील की है। ये अपील है रमजान के महीने में लॉकडाउन की गाइडलाइन को 100% फॉलो करने की। अल्लाह को याद करें। वो कैसा? अब उसका एक तरीका ये है कि हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो सांस लेते वक्त अल बोलना, छोड़ते वक्त ला बोलना। सांस लेने और छोड़ने में अल्लाह का नाम मुकम्मल हो जाना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये हवा के ज़रिए जो हमारे फेफड़ों में जो अल्लाह का नाम पहुँचेगा, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला जरासीम अगर किसी के हैं तो ख़त्म हो जाएंगे, और उनके पास किसी के पास जरासीम नहीं है तो वो भी जो है महफूज रहेंगे आइंदा के लिए। लॉकडाउन के मुताल्लिक़ हमको जिन चीज़ों की हिदायत दी गई है उस पर अमल करना ज़रूरी है। तो हम खुले तौर पर मसाजिद में जाके तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बाहर निकलना मुनासिब नहीं है, बल्कि आर्डर के ख़िलाफ़ है। और फिर आपस में एक दूसरे के लिए जो डिस्टेंस रहना है, सोशल जो मामला है डिस्टेंस का, उसको बरकरार रखने का है। मौलाना नईमुद्दीन ने उन मुसलमानों को समझा भी दिया और बता भी दिया जो रमजान में मस्जिद कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो मौलाना ने कहा कि घर में रहोगे तो जिंदा बचोगे। लेकिन आप सोचते होंगे कि पूरी दुनिया की मस्जिदें बंद कर दी गई हैं, मक्का मदीना बंद है, तो देश के कुछ मुसलमान लॉकडाउन में मस्जिद में क्यों, नमाज पढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे कुछ मौलानाओं का दिमाग है जो कोरोना को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे थे, जैसे मौलाना जर्जिस अंसारी ने किया। लॉकडाउन में मस्जिद के बंद होने को पॉलिटिकल एंगल दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि भड़काने वाला मौलाना अब मुसलमानों को समझा रहा है, कंफ्यूजन को खुद दूर कर रहा है। एक और माहौल ताजी कर दिया। देख लीजिए ना, कुवैत की मस्जिदों में अब बाकायदा ऐलान हो रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी अजान हो जाने के बाद ऐलान किया जा रहा है कि अपने घरों में नमाज पढ़ लो। खाने काबा खाली करा दिया गया है। इन्हीं चीजों को जहन में रखकर हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत भी इसका फायदा उठाएगी। आप चाहे कितना कहिए शाहीन बाग बनाकर बैठी, नहीं हमें नहीं डर, तुम्हारे सऊदीया में मस्जिदें खाली हो रही हैं, कुवैत में खाली हो रही हैं, ये कहकर खाली कराया जाएगा। आप इस बीमारी को गंभीरता से लें। अमेरिका के इस वक्त हाल देखें, स्पेन का हाल देखें, इटली का हाल देखें, और आप इसी तरीके से खुद अरब ममालिक पर नजर डालें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। अरब मुल्कों ने तो बाकायदा अपनी मस्जिदों से ऐलान करना शुरू कर दिया है कि आप लोग अपने घरों में रहें और घरों ही में नमाज अदा करें। जब सऊदी अरब की सरजमीन पर खाने काबा के अंदर ये एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सकती है तो हमारे मुल्क भारत के अंदर क्यों नहीं की जा सकती है।
बहुत से लोग ये समझते हैं कि घरों में नमाज पढ़ने से हमारी नमाज अदा नहीं होगी या हमें वो सवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं और आपको पूरी तरीके से इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि इस गंभीर बीमारी के इस वायरस को ज़्यादा ना फैलाया जाए, इसको रोकने के लिए अगर आप भारत सरकार की गाइडलाइन पर अमल करते हुए अपने घरों में अगर नमाज अदा करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकता। ये है मौलाना सज्जाद नोमानी। आज आपको मौलाना सज्जाद की अपील को सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक यही मौलाना मुसलमानों को उकसा रहा था, भड़का रहा था। ये वही मौलाना सज्जाद है जिसने कोरोना में एनआरसी का लेबल चिपका दिया था। आज यही मौलाना बदले बदले हुए हैं। जो लोग मौलाना पर भरोसा करके विरोध कर रहे थे, आज उन लोगों को मौलाना की ये बात भी सुननी चाहिए जिसमें वो सरकार के सहयोग की बात कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों के मन में शंकाएं और शुकों की शुबहात आ रहे हैं। मैं बहुत साफ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि ऐसे वक्त जबकि देश के लाखों लोगों की जान पर बनी हुई है और बहुत बड़ी आपदा और महामारी का शिकार है हमारा मुल्क, इस मौके पर भी हमारी सरकारें अगर अपने पुराने बांटने वाले पॉलिटिकल एजेंडे पर कायम हैं तो ये बहुत सख्त मजम्मत की। आपसे भी कहता हूं कि बिना वजह हर वक्त इन पुलिस वालों को सिर्फ नफरत की निगाह से मत देखो। अरे भाई, उधर से अगर मोहब्बत और शराफत का आगाज नहीं होता तो नबी उम्मी की तालीम तो ये है ना कि तुम मोहब्बत और शराफत का आगाज करके उसका दिल जीत लो। चुनांचे कितने इलाकों में ये हो रहा है, मैं कहाँ उसकी तारीख इस वक्त बयान करूं। आपने कई मौलानाओं को सुना। ये वो मौलाना हैं जो पहले धर्म पर अड़े थे, लेकिन अब इनकी अक्ल ठिकाने आ गई है। याद रखने वाली बात यह है कि सभी मौलाना ऐसे नहीं हैं। देश के कई बड़े मौलाना बार बार मुसलमानों से लॉकडाउन पालन करने की अपील कर रहे हैं। यही कह रहे हैं कि रमजान के महीने में घर पर रहें, घर पर नमाज पढ़ें। और इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि इमरान खान का भी कोरोना टेस्ट होगा। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए राजी हो गए हैं। कुछ दिनों पहले इमरान खान ने अपने दफ्तर में एक सामाजिक कार्यकर्ता से मुलाकात की थी, लेकिन अब उस शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर यही चल रही है कि कहीं उस शख्स के संपर्क में आने की वजह से इमरान खान पर तो कोरोना वायरस का खतरा नहीं मंडरा रहा, क्योंकि मामला सीधे सीधे कोरोना के कॉन्टैक्ट का है। कल ही इमरान खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और आईएसआई के चीफ से मुलाकात की थी और कोरोना का खतरा अब उन दोनों पर भी मंडरा रहा है। इस बीच इमरान खान के सलाहकार ने कहा कि 25 अप्रैल तक पाकिस्तान में कोरोना के 15,000 मामले आ चुके हैं, यानी पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पहली हेडलाइन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर कोरोना का खतरा। दूसरी हेडलाइन, इमरान खान खतरे में हैं, उनसे मिलने वाले शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। तीसरी हेडलाइन, फैजल ईदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। इमरान खान को क्वारंटीन में जाना होगा। फैजल ईदी के चक्कर में कोरोना वायरस फैलने की कगार पर। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी और आईएसआई चीफ फैज हमीद पर कोरोना का हमला हो चुका है? यह सवाल पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग टॉपिक है। इमरान खान को तत्काल प्रभाव से 14 दिनों तक सेल्फ क्वारंटीन में चले जाने की अपील की गई है और उसकी वजह है ये तस्वीर। लाइट, कैमरा और एक्शन वाली ये तस्वीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बहुत भारी पड़ने वाली है। बंद कमरे में इमरान खान है, उनके 2 साथी हैं और इमरान के हाथ में चेक पकड़ा रहा एक शख्स है। लेकिन इस तस्वीर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन चारों में से ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही हाथ में ग्लव्स। और अब यही तस्वीर इमरान खान के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि कोरोना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शरीर का दरवाजा खटखटा दिया है और इसकी वजह है पाकिस्तान के मशहूर ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैजल ईदी।
जो 15 अप्रैल 2020 को इमरान खान से मिलने पहुंचे थे और उन्हें कोरोना रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था। लेकिन अब फैजल ईदी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इस खबर से पाकिस्तान के कोने कोने में हड़कंप मच गया है। फैसल ईदी ने वजीर-आज़म से चंद रोज पहले मुलाकात की थी। इमरान खान को भी कोरोना टेस्ट कराने की तजवीज दूंगा। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान की दुनिया न्यूज से बातचीत। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद जब ये शख्स अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। इस्लामाबाद में इमरान से मिलने के बाद ही फैजल ईदी में कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई दिए और जब कोरोना जांच के लिए नमूना भेजा गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। मुझे भी इन खिदमात की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। इसी बीच पाकिस्तान में एक और तस्वीर की चर्चा जोरों पर है और वो तस्वीर अब से कुछ घंटों पहले की है, यानी 20 अप्रैल यानी सोमवार की है, जब इमरान खान ने अपने कमरे में ISI चीफ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस तस्वीर में तीनों के बीच दूरी तो है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि दूरी का क्या फायदा जब कोरोना कमरे में घुस चुका। इसे समझने के लिए आपको इमरान खान की लेटेस्ट कैबिनेट मीटिंग की तस्वीर देखनी होगी। किसी के चेहरे पर ना तो कोई मास्क, ना हाथ में ग्लव्स, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, सब एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं। यानी जब किसी देश का PM ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गंभीर ना हो तो उस मुल्क के लोगों का क्या होगा। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में कोरोना के मामले 10,000 का आंकड़ा छूने वाले हैं। मरने वालों की संख्या 200 तक पहुंचने वाली है। करीब 7,000 केस अभी भी एक्टिव हैं। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान की सरकार कोरोना से मरने वालों की संख्या छिपा रही है। इमरान खान खुद भले ही ये दावा करें कि पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े को लेकर मीडिया में फर्जी खबरें छापी जा रही हैं, लेकिन वो इन तस्वीरों को कैसे छिपा सकते हैं जो हर रोज पाकिस्तान से आ रही हैं, जिनमें छुपके लाशों को दफनाया जा रहा है। इधरों दी किस घर इधरों दी मुंह परान करो। चलो सामने हाँ जी ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਧਰੀ ਕਰ ਦੇ ਇਥੋਂ ਯਾਰ। ਇਧਰ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਟੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ, ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ। चप्पल उतार लो तुम। चलो कोई नहीं गल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र। 2 पीस कर लो, 2 किधर से किधर। मैं बस अधीन तो 2 मिनट दफन कर रहे हैं, सबूत रखने 2 मिनट बाद करते हैं। ऐसी तस्वीरें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तान ना तो पहले तैयार था और ना आज ही तैयार है। हालात तो ऐसे हैं कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर को संदिग्ध मरीज का टेस्ट करने के लिए भी बीच में शीशे की दीवार खड़ी करनी पड़ती है। So this is the second case for which the sampling will be taken by Dr. Ravikant again. So he's getting ready.